साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आपको रोशनी के पर्व दीपावली के त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं कि आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपनी जरूरत के रहते किसी थर्ड पर्सन से, एनबीएफसी से, बैंक से लोन लिया और नियम और शर्तों के अनुसार वह किस्त राशि का, ब्याज का भुगतान नहीं कर पा रहा है। ऐसी अवस्था के अंदर कई रिकवरी एजेंट्स द्वारा उन लोन लेने वाले व्यक्तियों के साथ बदसलूकी की जाती है, मारपीट की जाती है, इतना हैरान और परेशान कर दिया जाता है कि वह लोग आत्महत्या तक करने को विवश हो जाते हैं। इसी प्रकार की अखबार की एक खबर जो कि हमने आज पढ़ी, जो कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति के मामूली लेन देन के मैटर में उसको उठा लिया गया और मारपीट की गई और अपहरण का प्रयास किया गया। ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं आजकल देश के कोने कोने में होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोन लेने वाला व्यक्ति है वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है। जब कोई भी साहूकार, ब्याज माफिया, एनबीएफसी कंपनी या बैंक जब आपको कोई राशि उधार देती है तो आप पर कोई एहसान नहीं करती है। वह आपकी पेइंग कैपेसिटी को देख रही है, आपके सिविल रिकॉर्ड को देख रही है, आपके जो व्यवहार है उस व्यवहार को देख रही है, आपके बैंकिंग स्टेटमेंट को देख रही है, या फिर किसी साहूकार से ले रहे हो तो वह आपने खुद को मिलने वाला ब्याज देखकर आपको पैसा दे रहा है। ऐसी अवस्था में चाहे आप साहूकार से पैसा लो, एनबीएफसी से पैसा लो या बैंक से पैसा लो, पैसा देने वाली कोई भी संस्थान आप पर एहसान नहीं कर रही है, क्योंकि वह अपने लाभ के लिए आपको पैसा दे रही है। और पैसा लेता कौन है? जिसको कि पैसे की जरूरत है, जो कि फंसा हुआ है, मुसीबत में है या अपनी जरूरत के रहते लोन ले रहा है। ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति पूरा प्रयास करता है कि उसके द्वारा ऋण राशि की अदायगी, जो उधार लिया गया है उसका ब्याज उसके द्वारा समय पर चुकाया जाए। लेकिन वर्तमान में कुछ हालात ऐसे हुए हैं कि कोविड-19 के बाद इंसान के बिजनेस लॉसेस हुए हैं, लोगों की नौकरियां गई है, आर्थिक स्थिति लोगों की डाउन हुई है, लोगों के नौकरी बिजनेस चौपट हो गए और ऐसी अवस्था में वो लोग लोन की किस्तों का, ब्याज का भुगतान नहीं कर पा रहे। ऐसी अवस्था के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति आपके साथ बदसलूकी करे तो आपको उसे सहन करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात अलग है कि एनबीएफसी बैंक हो, एनबीएफसी हो, बैंक हो, उनके जो कॉलिंग सेंटर है, आपको वहां से फोन आता है, वो आपको राशि की अदायगी की बात करते हैं और आप उनसे बात करते हैं। आप उन्हें तसल्ली देते हैं, आश्वासन देते हैं और वो आश्वासन, झूठे आश्वासन देते हैं कि मैं 7 दिन में कर रहा हूं, 15 दिन में कर रहा हूं, 1 महीने में कर रहा हूं, और वो उसी बेस पे आपको फोन करते रहते हैं। हम यहां पर यह कहना चाहेंगे कि रिकवरी एजेंट्स भी गलत नहीं होते हैं, क्योंकि एनबीएफसी बैंक ने पैसा दिया हो या फिर बैंकों ने पैसा दिया हो, कुल मिलाकर यह पैसा पब्लिक का पैसा है, मार्केट का पैसा है, जो कुल मिलाकर रोटेट होना चाहिए। और ऐसी अवस्था में जब पैसों का फ्लो रुकता है तो बैंक और एनबीएफसी को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि इस राशि की रिकवरी कैसे करें। ऐसी अवस्था में उनके द्वारा रिकवरी एजेंट को वसूली पे भारी कमीशन, अच्छी सैलरी वगैरह दी जाती है, जिसके लिए उनके टारगेट होते हैं कि उन्हें उस राशि की वसूली करनी पड़ती है। इसीलिए कोई भी रिकवरी एजेंट जब आपसे बात करे और वह आपसे सभ्यता से, नम्रता से, तरीके से, बैंकिंग नियमों के तहत बात कर रहा है, तब आपको उससे उलझने की जरूरत नहीं है और आप अपनी परिस्थितियों को उससे साझा कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद यदि कोई रिकवरी एजेंट्स आपको बिना वजह
आपको प्रताड़ित कर रहा है, इस तरीके के एक्ट कर रहा है जो कानून में वर्जित है, आपको डराने धमकाने का प्रयास करता है, मारपीट करता है, 4 लोगों के सामने जलील करता है और शाम 6-7 बजे के बाद आपके घर पे आ रहे हैं, 4 लोगों के सामने बातें सुना रहे हैं, सुबह 5 बजे ही उठते आ गए, आपके ऑफिस में आकर आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो एसोसिएट्स हैं, उनके सामने आकर आपके सामने बदतमीजी कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको सहन करने की आवश्यकता नहीं है, आप उन्हें कठोर जवाब दें। और यदि वह आपके साथ हाथापाई कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं जो कि सहनशीलता से बाहर है, तो आप यह न सोचें कि नजदीक का पुलिस स्टेशन कौन सा है, आप सीधे 100 नंबर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन लगाइए और फोन लगाकर पूरी घटना की जानकारी दो और इस आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि आप नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर यदि वो लोग बदतमीजी कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ रिपोर्ट दे सकते हैं। हमारे कई व्यूअर कहते हैं कि सर हम इस तरह का जब एक्ट करते हैं तो पुलिस हमको कहती है कि भाई पैसा लिया है तो पैसा भरना पड़ेगा, आप पैसा चुका दो, ये आपके घर क्यों आएंगे। यह कहने का अधिकार पुलिस का नहीं है। पुलिस का काम है समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, अपराधों की रोकथाम करना, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा एक्ट करता है तो वह शांति व्यवस्था को भंग करता है, वह अपराध को उजागर कर रहा है। ऐसी अवस्था में पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा और यदि पुलिस आपकी रिपोर्ट पर नहीं सुनती है तो आप अपने जिले के पुलिस उच्चाधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि आपको लगा आपने एक बार थाने में रिपोर्ट दी, पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं, दूसरी बात उनको स्पीड पोस्ट से आप डाक भेज दीजिए, तीसरी बात एसपी को रिपोर्ट दे दीजिए, और फिर भी यदि बदतमीजी नहीं रुक रही है तो आप न्यायालय के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। जिस एनडीएफसी बैंक द्वारा आपको अरेस्ट किया जा रहा है, आप उनके साक्ष्य के साथ आप आरबीआई को यानी कि बैंकिंग लोकपाल को भी शिकायत कर सकते हैं, आरबीआई को भी लेटर जारी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी बैंक और एनबीएफसी को यह पावर नहीं है कि वह आपके साथ बदतमीजी करे, आपके साथ गाली गलौज करे या मारपीट का कोई एक्ट करे, चाहे वह साहूकार हो, एनबीएफसी हो, कोई ब्याज माफिया हो या बैंक ही क्यों ना हो। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आप राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कारण है, उन कारणों के सहित आपको एक तरीके से नोटिस आपको उस बैंक को देना चाहिए, ताकि ये जो हरेसमेंट आप हो रहे हैं वह हरेसमेंट आप नहीं हो। कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय जहां से आपने लोन लिया है उस ऑफिस पे आप ज्वाइंटली एक लेटर भेजें कि आपके साथ क्या वारदात हुई है या किन स्थितियों के चलते आप राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और कितने समय तक आप नहीं कर पाएंगे। यह एक रजिस्टर्ड नोटिस आपको उस ऑफिस को जहां से कि आपने लोन लिया है और उनके रजिस्टर्ड कार्यालय को आपको भेज देना चाहिए, और उसकी डाक रसीद और उसकी कॉपी और उसकी डिलीवरी रिपोर्ट आपको संभाल के रखनी चाहिए। एक बात बता दूं कि लगातार ऐसी स्थितियां है कि आप 4-6 महीने 12 महीने आप किस्त न भर पाते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको बैंक को लिखित रूप से सूचना देनी चाहिए। अब यहां पर मैं एक बात कहता हूं जो आपको बहुत ही जाननी जरूरी है, और वो ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी एनबीएफसी है, बैंक है, या जो लोग आपसे पैसा मांग रहे हैं वो बार बार आपके घर पे नोटिस भेजते हैं और आप उन नोटिस को लेते हो, चुपचाप पढ़ के घर में रख देते हो, उनका कोई जवाब नहीं देते हो, या फिर पोस्टमैन को कह देते हो बंदा नहीं मिला या लेने से इनकार करके वापस भेज देते हो। तो ये एक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं कागजों के पुलिंदों के बेस पे आपके खिलाफ आगे की कार्रवाई बैंक हो, एनबीएफसी हो या साहूकार हो, आगे की कार्रवाई संस्थित करते हैं कि भाई लगातार इस तारीख को हमने इंटीमेशन लेटर भेजे लेकिन बंदे ने कोई जवाब नहीं दिया। या फिर यह हो सकता है कि जो सिक्योरिटी पेटे आपके चेक रखे होते हैं वो चेकों को कभी ये नहीं कहते कि सिक्योरिटी पेटे चेक है, हमने इनको नोटिस दिया था, ये आए और हिसाब समझ के हमको चेक दे दिया कि भाई तुम्हारे लोन का ये फाइनल अमाउंट का चेक है, आप अकाउंट में लगा लेना, और चेक बाउंस हो गया इसलिए हम 138 एनआई एक्ट का मुकदमा कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में यदि आपके सिक्योरिटी चेक एनबीएफसी बैंक के पास है, बैंकों के पास है, साहूकार के पास है, तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि यदि आपको वो परेशान कर रहे हैं और आप इस स्थिति में नहीं हो तो आपको अपने एडवोकेट से मिलकर लीगल डिस्कशन करके एक नोटिस
प्रायर नोटिस आपको भेज देना चाहिए बैंक, एनबीएफसी या फिर साहूकार को, तो यकीन मानिए आप 138 एनआई एक्ट के मामले से बाहर निकल सकते हैं और आपका मिथ्या आधारों पर चेक अनादरित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब बैंक नोटिस भेजेगी, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया, तो वो ये मेंशन कर सकते हैं हमने नोटिस दिया, ये आए और ये चेक देकर चले गए। और बदतमीजी करते हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके हर महीने खाते से ईसीएस कटता है, तो वहां तो आप परमिशन ग्रांट कर चुके हो कि मैंने जो लोन लिया है 60 महीने तक मेरे खाते से ईएमआई कटेगी, और यह पावर देने के बाद ऑटोमेटिकली यदि आपके खाते में यदि राशि नहीं है तो सीधी सी बात है ईसीएस हिट करेगा, ईसीएस बाउंस होगा, आपके खाते से भी चार्जेस कटेंगे, जिसने लगाया उसके भी चार्जेस कटेंगे। और सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत 138 एनआई एक्ट के प्रावधानों पर के अनुसार आपके ऊपर इसमें प्रकरण दर्ज होते हैं कोर्ट में, जहां आपको कोर्टों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि लोन राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको नजदीकी एडवोकेट से राय मशवरा करके इसमें प्रायर टाइम लेने के लिए आपको लीगल नोटिस बैंक को आप दे सकते हो, और यह आपका अधिकार है। और यदि आप उनके द्वारा भेजे गए नोटिसों को दरकिनार करते हो और पड़े रहने देते हो, तो आपके खिलाफ आगे की कार्रवाई होती है। दूसरी बात, आज की तारीख में बैंक को, एनबीएफसी बैंक को, कंपनियों को सरफेसी एक्ट का एक पावर मिल गया है, जहां बिना कोर्ट गए आपको सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत नोटिस देके आगे की कार्रवाई करके आपके मकान का पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए जो भी नोटिस आता है उस नोटिस को आप ध्यान से पढ़ें। जनरली ये नोटिस इंग्लिश में होते हैं, जिसे आम आदमी सरसरित नजर से देखने के बाद रख देता है और बहुत बड़ी गलती करता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और अपने अधिकारों के प्रति आपको जागृत होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि यदि आप लोन के डिफॉल्टर हो तो आपके साथ बदतमीजी करे, बदसलूकी करे, गाली गलौज करे, मारपीट करे। ऐसी अवस्था में आप उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, और यदि वह आपकी मानहानि करते हैं तो इसमें आप भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत आप कोर्ट में इस्तगासा भी दायर कर सकते हैं उन व्यक्तियों के खिलाफ। दूसरी बात, कई लोग हमें पूछते हैं कि सर हम लोन नहीं भर पा रहे हैं, ऐसी स्थितियां वैसी स्थितियां है, तो हमारे द्वारा ये सलाह दी जाती है कि आपको बैंक से मिलना चाहिए और जाकर संपर्क करना चाहिए, क्योंकि लोन लिया है तो भरना ही पड़ेगा। कई लोग कहते हैं सर कर्ज मुक्त करा दो, हमको ब्याज माफ करा दो, तो ऐसा नहीं होता है। जो लोन लिया है वह आज नहीं तो कल भरना है। कई लोग नीरव माल्या के उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि सर उनका लोन तो माफ हो गया। तो ध्यान रखिए, राइट ऑफ होना और लोन माफ होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, और कई यूट्यूब चैनल पर इन चीजों के मैटर में अफवाहें फैलाई जाती है, जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। यदि आपने मॉर्गेज लोन लिया है तो आपकी संपत्ति खतरे में पड़ सकती है, इसलिए किसी भी आने वाले लीगल नोटिस को कभी भी आप इग्नोर नहीं करें। इसी प्रकार के कानूनी अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर दिए जाते हैं, फेसबुक पेज पर दिए जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार के अपडेट देखते रहें। और हमारे चैनल पर हमने कई शॉर्ट वीडियो बना रखे हैं, जिनमें हमने छोटी छोटी 1 मिनट की जानकारियां दे रखी है, जो बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। यदि आप उन्हें सुने तो ज्ञानार्जन होगा। तो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।